नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, रीट के लिए रिवीजन क्लास चल रही है जिसमें हम 2011, 12, 15, 17 और 21 पिछले जो 5 परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका व्याख्या सहित अध्ययन कर रहे हैं। तो रीट के लिए भी उपयोगी होगा ये, और आगामी अन्य परीक्षाएं रीट के बाद जो मुख्य परीक्षा होगी शिक्षक भर्ती सभी में उपयोगी है। राजनीति विज्ञान वाला टॉपिक चल रहा है और सब टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इस नहीं है को भी आप गौर किया करें, अंडरलाइन किया करें एग्जाम में। तो अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो पहले ऑप्शन को हम देखते हैं कि सही है या नहीं है। संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। मांग सकता है क्या? सही है ना? तो इसके हम हाँ लगा देते हैं कि हाँ भाई सही है। अनुच्छेद कौन सा है इसके लिए? इसके लिए अनुच्छेद 143 आपने ज़रूर स्कूल या कॉलेज टाइम में इस वर्ड को सुना होगा 143। तो 143 में जो है 143 तो आप 143 याद रखें। तो इसमें अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य नहीं है। तो ये भी सही है या नहीं है बताइए। तो यहाँ पर मानने तो बाध्य नहीं है और सरकार परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है। यहाँ पे बाध्य नहीं छपेगा। राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है, ये था ऑप्शन में। तो इसमें क्या है कि बाध्य है, ये नहीं होगा, ये गलत है। बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है। तो ये तो आगे की बात है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो मुख्यतः बात क्या है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगता है। मान लीजिए राष्ट्रपति भवन है और ये सर्वोच्च न्यायालय है। अब इन्होंने राष्ट्रपति भवन ने प्रेसिडेंट है और ये सुप्रीम कोर्ट है, इनसे परामर्श मांगा। अब सुप्रीम कोर्ट चाहे तो परामर्श दे सकती है, नहीं तो कहे नहीं भाई हम नहीं देंगे, आप जानो आपका काम जाने। तो ये भी बाध्य नहीं है। और ये इस परामर्श दे दिया, उसको मानने के लिए राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है। मतलब दोनों ही बाध्य नहीं है, बस बात परामर्श की है, सलाह की है। तो इसमें बाध्यकारिता को तो कहाँ से आ गई? तो परामर्श से जुड़ी हुई बाध्य वाला प्रश्न पूछा गया है, तो आगे अनुच्छेद का पूछा जा सकता है। तो 143 याद रखें आप। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन नियुक्ति करता है या कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का पूछा है, मुख्य न्यायाधीश का पूछा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो, अन्य न्यायाधीश हो, या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये बात आप अवश्य याद रखें। और इसके लिए जो अनुच्छेद है वो है 124। 1 इसका दुगुना 2, इसका दुगुना 4। तो आप किसी भी इसको याद रखें। 124 जो है अनुच्छेद के अनुसार 124 में भी उपभाग 2 है, तो 124 आप ज़रूर याद रखें। तो राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। सामान्यतः जो अन्य न्यायाधीश है उनसे परामर्श करके किया जाता है, और जो वरिष्ठतम होता है न्यायाधीश उन्हीं को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। अब तक 2 बार इस वरिष्ठता का उल्लंघन भी किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायालय था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ की गई? ध्यान रखना, राष्ट्रपति को हटाने के लिए भी अनुच्छेद 61 में महाभियोग का उल्लेख है, और न्यायाधीशों को हटाने के लिए भी महाअभियोग यानी एक बड़ा अभियोग, बड़ा मुकदमा जो कि संसद में चलता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया तो शुरू की मगर वो पास नहीं हो पाया। तो वो कौन से न्यायाधीश थे बताइए? 4 ऑप्शन है आपके सामने, के.जी. बालाकृष्णन, वी. रामास्वामी, सौमित्र सेन और स्वतंत्र कुमार। तो क्या उत्तर होगा मित्रों? उत्तर होगा वी. रामास्वामी। इनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया मगर वो पारित नहीं हो सका। इसके लिए जो प्रक्रिया है उसकी हम बात करें तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये प्रस्ताव जो है वो कब लाया गया था, किस सन की बात है ये, इसकी आप कमेंट करें। तो देखिए इसके लिए प्रक्रिया की हम बात करें तो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा।
तो किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि राज्यसभा जो इसमें सदस्य संख्या कम है, अगर राज्यसभा में लाना चाहते हैं तो 50 सदस्य के हस्ताक्षर हो, यानी 50 समर्थक हो। अगर आप सांसद है और प्रस्ताव ला रहे हैं तो 50 आपका सपोर्ट करने वाले हो। लोकसभा में पहले ला रहे हैं तो इसमें 100 सपोर्ट करने वाले हो। फिर किसी न्यायाधीश के खिलाफ मान लीजिए प्रस्ताव किया गया, रखा गया, तो जांच से पहले जो अध्यक्ष है लोकसभा का या राज्यसभा का जो सभापति है उसकी अनुमति ज़रूरी है। अब उन्होंने अनुमति दे दी कि ठीक है प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाए, तो फिर पहले वो जांच कमेटी बिठाएंगे। जांच कमेटी में 3 सदस्य होंगे, एक तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय किसी भी राज्य के एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और एक कोई प्रसिद्ध विधि वेता। इन तीनों की कमेटी बनेगी और उस कमेटी में जिस न्यायाधीश के खिलाफ प्रस्ताव लाया जा रहा है उसमें अगर वो कमेटी मान लेती है कि दोष सिद्ध हो जाता है, कदाचार या कोई और अक्षमता, तो फिर उसको रखा जाता है सदन में। अब सदन में भी अलग अलग, दोनों सदन में अलग अलग विशेष बहुमत से जो है प्रस्ताव पारित होना चाहिए। और दोनों सदन से अलग अलग विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है, फिर वो जाता है राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट उस पर हस्ताक्षर कर दे, तब जो है वो उस न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो आप सोचिए कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की कितनी रक्षा की गई है कि किसी भी न्यायाधीश को हटाना आसान नहीं है। कदाचार का आरोप लगता है, हालांकि आरोप तो देखो किसी पर भी लगाया जा सकता है, आरोप को साबित करना फिर उसको प्रमाणित करना ये एक बहुत जटिल जो इसको रखा गया है ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा हो सके। ये विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत जो है लोकसभा में 543 सदस्य है, तो विशेष बहुमत में 2 शर्तें होती है। एक तो कुल सदस्य संख्या की आधे से ज़्यादा, यानी कुल सदस्य संख्या का बहुमत। तो ये तो सरकार बनाने के लिए भी होता है 272, जादुई आंकड़ा जो है ना, तो इसके आधे से ज़्यादा हो गया ना। तो एक तो ये सदस्य हो, इतने वोटिंग हो, यानी कुल सदस्य संख्या की आधे से ज़्यादा, प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले, मतलब उस दिन आए कितने, 543 में से ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे आए, मान लीजिए 400 ही आए सांसद, 400 में से या मान लो 410 आए और 10 ने वोटिंग करने से तो मना कर दिया, तो 400 ने वोटिंग की, तो इन वोटिंग करने वालों का 2/3 का मतलब 66%। तो अब आप इनको 66 को 4 से गुणा कर लो तो फिर वो आ जाएगा, यानी लगभग 264। तो 264 से काम नहीं चलेगा, कम से कम 272 हो, और ज़्यादा होता है तो फिर मान लीजिए सांसद है 450, तो उनका 2/3। तो 2 शर्तें इसमें आ गई, कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान होने वालों का जो है 2/3। ये जो है विशेष बहुमत से पारित होता है। राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कितनी है आप आराम से बता सकते हैं, कितनी है? 200। ये कैसे कैसे रही थोड़ी सी की भी चर्चा कर लेते हैं इधर साइड में। जैसे देखिए 1952 में चुनाव हुए थे, ठीक है, ये इस प्रश्न की व्याख्या है। तो 1952 में चुनाव हुए, उस समय 160 सदस्य थे। फिर 1957 में 5 साल बाद बढ़ा दिए गए, और कितने हो गए? ये 6 ना, अब 7 कर दो, और ये 6 इधर ले आओ तो 176, ठीक है। ये 6 इधर आ गया, ये इसका 7 हो गया, याद रखने के लिए, ठीक है। अब 10 साल बढ़ा दो 67, फिर 10 साल और बढ़ा दो 1977। अब ये 176 थे, इसके 7 का कर दो अब 8, और अब यहाँ इधर 84, 184, और इसमें कर दिए गए 200। तो वर्तमान में 200 है, पहले 160 थे। 2 आंकड़े तो आप ज़रूर इसमें याद रख लेना। और इसमें जो है एक चीज़ और रखी गई है कि भाई अब सदस्य बढ़ेंगे कब, 200 से ज़्यादा कब हो सकते हैं? तो ये जो है 84वां संविधान संशोधन हुआ था, 84वां 2001 में। आपको याद होगा 86वां संशोधन हमने चर्चा की थी 2002, किस से संबंधित था? कमेंट कीजिए। तो इसमें ये कहा गया है कि 2026 तक जो संख्या है वो फिक्स रखी जाएगी लोकसभा विधानसभा की। 2026 अभी 22 चल रहा है, 4 साल बाद फिर ये सदस्य संख्या बढ़ाई जा सकती है, सरकार को लगेगा तो। और इसमें
जो है वो कहा गया था इसके बारे में। तो राजस्थान में ये बात हो गई। तो उत्तर ये हो गया। अगला प्रश्न, ये किससे, पंचायती राज से जुड़ा हुआ, पंचायती राज इस टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान में अगस्त 2010 में, अब आप कहेंगे 2010 का क्यों पूछा है, तो ये जो 11वीं रीट हुई है ना, उसमें पूछा गया था कि स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं ने आरक्षण का कितना प्रतिशत का लाभ उठाया। 2010 में जो चुनाव हुए, तो 11 में तो उस समय याद था ही विद्यार्थियों को, तो कितने का लाभ उठाया था, 33 या 50%, क्या उत्तर होगा बताइए। तो दोस्तों यहाँ उत्तर हो जाएगा 33%। अब इसमें देखो दो बातें हैं। जब संविधान संशोधन 72वां और 73वां लागू हुआ था, उस समय ये कहा गया था कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। स्थानीय निकाय यानी कि पंचायती राज का मतलब तो गांव में जो होता है, ग्राम पंचायत वगैरह वो, और नगरीय प्रशासन का मतलब नगर पालिका आदि में 33%, जबकि विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण नहीं है अभी भी महिलाओं को। ठीक है, केवल जो जीत कर चली गई वो ठीक है, मगर अलग से फिक्स सीटें नहीं है। पंचायती राज में देखिए फिक्स किया गया कि मान लीजिए जितनी भी सीट है, जैसे मान लो 10 वार्ड है तो 3 या 4 वार्ड जो है उसमें महिलाएं ही चुनाव लड़ेगी। ठीक है, तो अब ये हुआ 33%। अब सरकार ने क्या किया, 2008 में सरकार थी, उस समय माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने प्रस्ताव पारित करके कहा कि 50% आरक्षण जो है वो गांव में महिलाओं को देंगे। ठीक है, दे दिया, चुनाव हो गए। उसके बाद में 2009 में ये कहा गया कि गांव में सक्सेस रहा, अब शहरों में भी 50% जो है महिलाओं को देंगे आरक्षण। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखने में लुभावना लग रहा है कि 50%। अब मान लीजिए जैसे हमारे सुजानगढ़ शहर में 40 के हिसाब से मान लेते हैं, 40 वार्ड डालेंगे, अब तो ज़्यादा है, 50 के आसपास है, 40 वार्ड है। अब 50% सीटें तो महिलाओं की फिक्स है, तो कितनी हो गई, 20 सीटें तो महिलाओं की हो ही गई, 20 तो आएगी। अब सामान्यतः है बिना आरक्षण के भी 8-10 महिलाएं मान लो आती है। अब जो पीछे 20 रही पुरुषों की, वहाँ पर भी ज़रूरी नहीं कि पुरुष ही आए, वहाँ पर भी मान लीजिए 5 या 10 महिलाएं और आ गई, 5 आ गई तो 25, तो महिलाएं तो हो गई 25, पुरुष बचे पीछे 15। ये वर्तमान में आने वाले 10 साल 20 साल बाद महिलाओं की संख्या हो जाएगी 30-35, पुरुष बचेंगे 4, 5, 7। तो इस वजह से ये ज़्यादा हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि 50% ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बाकी में 50 फिर पुरुषों के लिए शेव थोड़ी था। तो इसमें फिर लोग कोर्ट में ले गए, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने 50% पर स्टे लगा दिया। तो फिर जो 2010 में चुनाव हुए तो उसमें पुनः है 33%, जो कि मूल जब संविधान संशोधन हुआ था और 1993 में जो कानून लागू हुआ था उस समय जो था उसके अनुसार कर दिया। पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ। पारित हुआ का पूछा है, लागू हुआ का नहीं पूछा है। तो ज़्यादातर जो कानून है ना वो एक साल पारित होते हैं, अगले साल लागू होते हैं। 2-3 उदाहरण देख लो, जैसे बाल विवाह वाला है 1929 हरिविलास हारदा वाला लागू हुआ 30 में। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे और आप देख लो नरेगा है 2005 में एक्ट बना, लागू हुआ 2 फरवरी 2006 से। आरटी को देख लो 2009 में बना और लागू हुआ 2010 में। कारण कि दोनों सदनों से पारित होकर फिर राष्ट्रपति के साइन होते हैं, इतने में और साल भर निकल जाता है। तो ये 92 में पारित हुआ दोनों सदनों से, और 93 में देखो 73 है तो आगे 93 याद रख लेना, 93 में लागू हुआ। कब, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है। तो जैसे केंद्र में चुनाव आयुक्त होता है वैसे राज्य में चुनाव आयुक्त होता है, और इनका काम क्या होता है, पंचायती राज और नगर निकाय इनके चुनाव करवाना। ध्यान रखना, विधानसभा ये सब तो केंद्रीय चुनाव आयोग करवाता है। तो नियुक्त कौन करता है, तो संबंधित राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है, मगर हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। हटाने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास में है, हटाने
की शक्ति। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो देखिए, नगर निकायों की हम बात करें तो शुरुआती स्तर पे होती है नगर पालिका। जैसे आपके नगर पालिका है या क्या है, कमेंट करें। इसमें आबादी का सिस्टम है, 20,000 से लेके 1 लाख तक की आबादी हो, कस्बा हो, तो वहाँ नगर पालिका होगी। उसके बाद में आता है नगर परिषद। नगर परिषद में क्या है, 1 लाख से लेके 5 लाख तक की आबादी हो। जैसे हमारे जो सुजानगढ़ है, जैसे जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर नगर परिषद बना दी गई है। उसके बाद में आता है नगर निगम, जो कि बड़े शहरों में है, महानगरों में है, जहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा आबादी हो तो ये बना दिया जाता है। अब इनके प्रमुख को क्या कहते हैं? तो नगर पालिका का प्रमुख कहलाते हैं अध्यक्ष या चेयरमैन। ठीक है। नगर परिषद जो है उसके जो मुखिया है वो कहलाते हैं सभापति। जैसे हमारे सुजानगढ़ में अभी नीलोफर गोरी जो है वो सभापति है। और नगर निगम की बात करें तो नगर निगम में जो मुखिया होता है उसका पूछा गया है तो उसे महापौर या फिर मेयर जो है वो कहा जाता है। महापौर जो है वो आप ध्यान में रखें, महापौर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। इसमें भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है, किससे संबंधित है? देखो, जब संविधान संशोधन हुआ था 1992 में और 93 में लागू हुआ, तो 1992 में जो 73वां संशोधन था और 74वां था। 73वां तो है पंचायती राज से संबंधित और 74वां था नगर निकायों से संबंधित, नगर पालिकाओं से संबंधित। तो इसमें जो है 73वें में तो 11वीं सूची जोड़ी गई और 74वें में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, दोनों ही संशोधनों में एक भाग जो 9 है, जैसे मूल संविधान में 8 भाग थे ना, तो भाग 9 जो है वो जोड़ा गया और 11वीं और 12वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई। ये जो PDF है दोस्तों जिस पे ये एक्सप्लेन किया हुआ है, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से। तो भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची जो है वो फिर नगर पालिकाओं से संबंधित हो गई, ध्यान रखना। और एक दो बातें और कर लेते हैं इसमें कि जो 11वीं अनुसूची है उसमें जो अनुच्छेद है, तो ये जो अनुच्छेद है इसे याद रखना 243। देखो 143 तो परामर्श से संबंधित था और 243 जो है वो नगर पालिका और पंचायती राज से संबंधित है। तो पंचायती राज में देखो 243 से लेके और 243 हणे कख गढ़ चचे टेठे डेडे हणे 15 और 1 16, तो हणे जो है वहाँ तक है और कुल 16 जो अनुच्छेद इसमें जोड़े गए, उपबंध जोड़े गए। इसमें फिर जो है ना 243 आगे जो है ना तय से लेके और आगे 18 तक इसमें और जोड़े गए, येरल तथा में येरल और आगे 1 2 कोई और। इसमें 18 अनुच्छेद जोड़े गए। ठीक है, 18 अनुच्छेद। इसमें पंचायती राज में 29 विषय जो है 29 वो दिए गए और इसमें 18 विषय ही दिए गए। 18 अनुच्छेद 18 विषय किसमें? नगर पालिका, नगर निकायों के लिए। इसमें 29 विषय और 16 अनुच्छेद जो है वो जोड़े गए। तो वो जो है 243 तय याद रखना, ये है निर्वाचन आयुक्त। अभी ऊपर प्रश्न आया था निर्वाचन आयुक्त, इसके लिए जो अनुच्छेद है वो है 243 तय। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। 29 विषय 18 विषय याद रखना। 29 विषय जैसे मान लो जो दिए गए हैं, मान लो शिक्षा है, स्वास्थ्य है इत्यादि, वो। तो ये जो था ये था अपने राजनीति विज्ञान से जुड़े जो प्रश्न हैं उनकी व्याख्या। अब हम देखते हैं भूगोल से जुड़े हुए प्रश्न। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। हाँ, समय अभी है, अभी तो 19 मिनट हुए हैं। तो पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? स्थलीय क्षेत्र, अब जैसे देखिए ये है, पर अब पेन थोड़ा सा कलर चेंज कर लें ताकि आपको पृथ्वी वाली फीलिंग आनी चाहिए ना। तो जैसे ये पृथ्वी है और इसके बहुत सारे भाग पे जल है। ज़मीन तो इस पे जैसे
मान लो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ज़मीन तो यही है ना। तो स्थलीय जो क्षेत्र है वो है 29%, और 71% पर क्या है, जल है। ठीक है। और पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल हम देखें तो ये जो है, ये जो ज़मीन है वो लगभग 15 करोड़ वर्ग मीटर जो है वो ज़मीन है। और कुल ज़मीन और पानी को देखें तो 15 का इधर कर दो, 51 करोड़ जो है वो जल और ज़मीन है। कौन सा भू आकार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है, बताइए। इसका उत्तर हो गया था ना, अपने टिक लगा देते हैं ये। तो कौन सा भू आकार विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो भारत का नक्शा तो आपको याद ही है, जम्मू कश्मीर से ऊपर वाला जो इलाका है, इसके यहाँ पे इस साइड में एक जिसे कहते हैं पामीर ग्रंथि। ठीक है। तो यहाँ से वो कुनकुलमर, हिंदुकुश, ऐसी श्रेणियाँ भी निकलती है। तो इस पामीर का जो पठार है, पठार, इसको क्या कहा जाता है, विश्व की छत कहा जाता है। किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है? तो आपको याद होगा, ये जो महाद्वीप का आकार बना रहा हूँ मैं, ये है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में है किलिमंजारो। और किलिमंजारो जो है ये है, देखो, मंजा तंजा, मंजा तंजा, तो तंजानिया देश में है। ये एक ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी पर्वत है और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है। आप कहो तो सभी महाद्वीपों के पर्वतों को हम जो है वो लिख लेते हैं इधर। ठीक है। तो जैसे आप बताते जाएं, देखें, रिवीजन करते जाएं। जैसे एशिया महाद्वीप है, इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? एवरेस्ट। ठीक है। नेपाल में है, 8,848। उसके बाद में अफ्रीका का जो सर्वोच्च शिखर है वो हो गया किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में है। उसके बाद में उत्तरी अमेरिका की बात करें, उत्तरी अमेरिका, तो इसका जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर वो है माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका का जो है माउंट मैकिनले है, जो कि अलास्का में है। माउंट मैकिनले, अलास्का कहाँ है आपको याद होगा, उत्तरी अमेरिका में साइड में एक अलग से जो है वो बना हुआ है अलास्का। दक्षिणी अमेरिका जो है, दक्षिणी अमेरिका, इसका जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो है एकांकागुआ। एकांकागुआ, एकांकागुआ जो है वो अर्जेंटीना में है, एकांकागुआ। और उसके बाद में यूरोप है, यूरोप का है सबसे जो सर्वोच्च पर्वत शिखर वो है एल्ब्रुस, जो कि रूस में पड़ता है, मॉस्को के पास। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का है कोस्युस्को, कोस्युस्को। और अब कौन सा बच गया? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है उसका जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है उसका नाम है विसन मैसिफ, विसन मैसिफ। तो ये पर्वत शिखर है, तो आप थोड़ा इनका ध्यान में रखें, जो टॉप है उसका। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, बताइए, देखें कौन सा होगा। तो ये क्षेत्रफल के आधार पे महाद्वीप जो है उसको आप देख लीजिए, एशिया, उसके बाद में 2 नंबर पे है अफ्रीका, 3 नंबर, अब 3 नंबर देखो, 3 है ना, 3 से निकालो उत्तरी अमेरिका। अब 4 नंबर को कर लो दक्षिणी अमेरिका, 5 नंबर पे अंटार्कटिका, 6 नंबर पे यूरोप। देखो जैसे 6 का आधा होता है 3, 3 दूनी 6, तो छठे पे यूरोप है, तीसरे पे ये 2 आप याद रखोगे, बाकी याद रह जाएंगे एशिया अफ्रीका। और 7 नंबर पे आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे छोटा भी है। तो प्रश्न देखो 2 बार पूछा गया है, 2011-12 में ये पूछा गया था, तो एशिया और क्या पूछा है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, तो ये हो गया। अब अगली बार देखो 2015 में पूछा गया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप
तो एशिया। तो कई बार सरल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, कई बार महाद्वीप का थोड़ा डीप क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। जैसे मान लो पर्वत का पूछा था कि कौन से देश में है। अब किलिमंजारो का ऐसे तो पता है कि अफ्रीका में होगा, है मतलब, मगर कौन से देश में, ये थोड़ा सा विद्यार्थी इतना गौर नहीं करते। जलमंडल किस महासागर में मेरियाना गर्त स्थित है। अब देखिए पृथ्वी का भी देखिए आप क्या कुदरती सिस्टम है कि पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, और समुद्र है, ये समुद्र का नीचे जैसे तल है और उस तल में एक नीचे गड्ढा है, वो इससे भी ऊंचा है। ये ऊपर है तो वो ऐसे इससे भी ज़्यादा नीचा है, वो है 11,034 मीटर गहरा। तो ये क्या है, ये है मेरियाना गर्त जो कि प्रशांत महासागर में है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, उसके बाद में प्रशांत अटल हिंद, ये ट्रिक याद रखना। प्रशांत 4 अक्षर है, फिर अटल कम है तो 2 नंबर पे, यानी अटल का मतलब अटलांटिक, और हिंद ये 2.5 अक्षर है तो उससे छोटा, प्रशांत अटल हिंद, ये 3 बड़े महासागर। उसके बाद में आर्कटिक। एशिया की सबसे लंबी नदी, तो एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है बताइए। ये भी चीन में है, ये भी चीन में है, तो यांग टिशिक्यांग जो है वो हो जाएगा। अब चलिए इनकी लंबी नदियां जो है महाद्वीपों के हमने नाम लिखे थे, इनकी जो नदियां हैं वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो है यांगशी या यांग टिशिक्यांग, कलर दिख रहा है रेड, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अफ्रीका की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील, और ये विश्व की भी सबसे लंबी है, इसकी है 6,000 कुछ लंबाई है इसकी, आपको बता देते हैं एक्यूरेट 6600 के कुछ आसपास है, 6650, ठीक है, 6,650 मीटर। उत्तरी अमेरिका की है मिसिसिपी मिसौरी। दक्षिणी अमेरिका में है अमेजन जो है वो थोड़ी सी छोटी है इससे। अमेजन की जो लंबाई है वो आपको बता देते हैं, क्योंकि इनका एकदम पूरा एक्यूरेट, अमेजन जो है ये 6400, तो इससे थोड़ी सी छोटी है, देखो ना 6400 मीटर। अंटार्कटिका यूरोप की है वोल्गा, और ऑस्ट्रेलिया की है मर्रे डार्लिंग। अब अंटार्कटिका जो है इसका नाम है, अंटार्कटिका वाली का ओनिक्स। तो ये इस प्रकार से सभी महाद्वीपों की सबसे बड़ी नदियाँ। अब आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी, तो आपको फिर नील करना है, और विश्व की सबसे बहाव के आधार पे बड़ी नदी या चौड़ी नदी, तो आपको अमेजन करना है, ठीक है। भारत का पूछे आपसे भारत की सबसे लंबी नदी, तो ब्रह्मपुत्र करना है। भारत की बहाव के आधार पे सबसे बड़ी नदी तो गंगा करना है। ऐसे राजस्थान में सबसे लंबी चंबल, बहाव के आधार पे बनास। एशिया में फिर सबसे लंबी बहाव के आधार पे वो यांगशी है, और ये इस प्रकार से। आगे चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर, लवणता का मतलब ये हो गया कि उसमें खारापन, तो खारापन जो है वो ग्राम के आधार पे मापा जाता है। जैसे कितना जो उसमें लवणता है वो ग्राम प्रति हजार, जैसे प्रति 1000 ग्राम पर कितने ग्राम उसमें नमक है। तो ये जो औसत जो है, औसत भी आप याद रखें, औसत है वो 35 ग्राम प्रति 1000 माना जाता है। तो सर्वाधिक लवणता वाला सागर का पूछा है, तो है ये मृत सागर, ठीक है, ये ध्यान रखना, मृत सागर, डेड सी इसको बोलते हैं। वैसे वान झील और एक तुर्की में, वान झील यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ नहीं था, जो कि तुर्की में है, वो सर्वाधिक, यहाँ सागर का पूछा है, वो झील का है, सर्वाधिक लवणता वाली झील 330 इसका वो प्रति 1000 ग्राम ऐसा कुछ इसका माप है। वायुमंडल की सबसे निचली परत, ठीक है, तो बताइए वायुमंडल अपने पृथ्वी, तो पृथ्वी है जैसे ये, और फिर इसका वायुमंडल आता है, तो सबसे निचली परत ये हो गई। तो निचली परत जो है इसका क्या नाम है इसका, तो सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल।
क्षोभ मंडल जो है इसकी कितनी है, इसकी 13 किलोमीटर तक फैली हुई है। उसके बाद में कौन सा आ जाता है 2 नंबर पे, समताप मंडल। समताप मंडल ये कितनी है, इसकी जो है आ जाएगा 50 किलोमीटर तक, ठीक है 50 किलोमीटर। और उसके बाद में जो है वो आ जाता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल और फिर मध्य मंडल। मध्य मंडल जो है वो है 80 किलोमीटर तक, इसको मध्य मंडल कहेंगे। और उसके बाद में जो है वो आ जाता है पुनः उसका कहेंगे ताप मंडल, वो जो है वो है 640 किलोमीटर फिर उससे बाहर। इसमें 2 भाग है इसके, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। अब आप देखिए इसमें पृथ्वी की सबसे निचली परत, तो उत्तर आ जाएगा इसका क्षोभ मंडल। समताप सीमा पर औसत तापमान कितना रहता है। अब ये जो समताप सीमा है तो नाम ही है समताप, तो इसका तापमान जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान बढ़ता जाता है। क्षोभ मंडल में ध्यान रखना, जैसे जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं, बिजली का कड़कना, बारिश का आना, बादल का होना, ये सब क्षोभ मंडल की घटनाएं हैं। समताप मंडल क्या है, शांत है, इसलिए हवाई जहाज जैसे हैं, तो हवाई जहाज जो उड़ते हैं तो वो हवाई जहाज उड़ते हैं इसमें क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में। और तो हवाई जहाज के लिए इत्यादि के लिए, वायुयान के लिए उपयोगी है। जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को क्या कहा जाता है। जीव है और पर्यावरण है, इनके बीच में चक्र जो है वो चलता रहता है अलग अलग, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहेंगे, रासायनिक नाम है ना, तो भू रासायनिक चक्र। निम्नलिखित में से एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है। तो पृथ्वी है, उस पर परिमंडल है, जैसे देखो वायुमंडल है, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है। उसके साथ ही जैवमंडल, जैसे वायुमंडल, जैवमंडल, स्थल मंडल, और बीच में जो है वो जैसे जीवों का रहने का स्थान। तो इसमें ओजोन मंडल जो है पृथ्वी के परिमंडल में नहीं आएगा, यह तो उसके वायुमंडल का ही एक भाग है। एक पोषण से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह जो है वो होता है कितने प्रतिशत। तो जैसे ये वो उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता में जैसे उत्पादक में जैसे घास है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वो आ गए इसमें, ठीक है। तो ये हो गए उत्पादक। अब इनके पास मान लीजिए जैसे 1000 kg ऊर्जा मानी। इसके बाद में प्राथमिक उपभोक्ता जैसे जो शाकाहारी है, वो बकरी वगैरह, खरगोश आदि, ये इसका 10% यानी 100 kg उपयोग करते हैं इस ऊर्जा का। उसके बाद में जो द्वितीयक उपभोक्ता है वो जो है वो है सर्वाहारी, वो इनको भी खा जाते हैं, इसको भी खा जाते हैं, घास भी खा लेते हैं और चूहे को भी खा लेते हैं, खरगोश को भी खा लेते हैं। तो ये कुत्ते, लोमड़ी आदि, ये जो है इसका और 10% यानी 10 kg हो गया 100 का। और इसके बाद में है उच्च मांसाहारी जो कि तृतीयक उपभोक्ता है, जैसे शेर है, तो ये क्या करता है फिर 10 kg का भी 1 kg। तो इस प्रकार से आगे जो ये चक्र चलता है इसका ऊर्जा का, तो ये क्या है, इसमें सीधा ही पिरामिड बनेगा और 10% जो है इसमें आगे से आगे वो होता जाएगा। अब आगे चट्टानों का प्रकार। संगमरमर एक उदाहरण है। आपके घरों में संगमरमर आपने देखा है लगा हुआ, ताजमहल बना हुआ और है, तो किसका उदाहरण है। तो संगमरमर जो है वो एक कायांतरित चट्टान है, ठीक है। चट्टानें मूल रूप से पहला प्रकार आग्नेयी का जो कि लावा से बनती है, ज्वालामुखी से। एक तो होगी आंतरिक, पृथ्वी के अंदर जो है आंतरिक आग्नेय, पृथ्वी के बाहर किसी ज्वालामुखी के जमने से बनी तो बाह्य आग्नेय। अवसादी जो है वो आग्नेय चट्टानों के टूटने से, फूटने से आदि से बनती है। और कायांतरित चट्टानें इन दोनों से जो है वो बनती है, यानी काया का अंतरण हो जाता है किसी ताप से, दाब से, किसी कारण से। किसी मान लो लपट लग गई ज्वालामुखी की तो काया उनके चेंज हो जाती है, उनके संरचना वो चेंज हो जाती है। परतें किन चट्टानों में होती है, तो आग्नेय तो जो है परत रहित होती है, रवेदार होती है, जैसे मान लो ग्रेनाइट, तो एक आग्नेय चट्टान है। अवसादी जो चट्टान है जैसे कोयला है,
चूना पत्थर है। तो इनमें क्या है, इनमें अवसाद होते हैं जिनमें कि परतें भी पाई जाती है, पेट्रोल आदि भी पाया जा सकता है, गैस पाई जा सकती है, तो परतें इनमें होती है। निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित सेल नहीं है? तो कायांतरित नहीं है तो इसमें चूना पत्थर, संगमरमर, क्वार्टजाइट और स्लेट। बताइए क्या उत्तर होगा? तो संगमरमर तो है कायांतरित, चूना पत्थर भी है, स्लेट भी है, तो क्वार्टजाइट जो है वो उत्तर इसका हो जाएगा कि कायांतरित सेल नहीं है। सॉरी, इसमें चूना पत्थर हो जाएगा, चूना पत्थर। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है, ठीक है, चूना पत्थर होगा इसमें। चूना पत्थर अवसादी चट्टान है और संगमरमर, स्लेट और क्वार्टजाइट ये है कायांतरित, तो चूना पत्थर इसमें आ जाएगा। बेसाल्ट सेल एक उदाहरण है किसका? बताइए। तो बेसाल्ट जो है वो आग्नेय में ही आती है। तो आग्नेय में दो प्रकार है, जैसे बाह्य आग्नेय जो पृथ्वी के ऊपर जमा होती है, तो आग्नेय चट्टान इसमें हो जाएगी। पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी आंतरिक बाह्य शक्तियाँ सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली। बहिर्जनिक भू आकृति की प्रक्रियाएं, जैसे मान लो कोई अपरदन, अपघटन जो चट्टानें बनती है, उनके लिए जो शब्द है वो है अनाच्छादन। यानी आच्छादन का मतलब क्या हो जाता है? जैसे आसमान में बादल आच्छादित हो गए, मतलब आच्छादन का मतलब छाना। मान लीजिए चट्टान है, अब इसका अनाच्छादन का मतलब ये टूट के जैसे बिखर गई, ठीक है, थोड़ी थोड़ी बिखर गई, इसकी मिट्टी में इसके कण मिल गए और हो गए, तो वह अनाच्छादन हो गया। अपक्षय और अपरदन की संयुक्त क्रिया को क्या कहते हैं? तो अपक्षय और अपरदन की संयुक्त क्रिया को क्या कहते हैं? बताओ, देखें आप। अपघटन या अनाच्छादन, क्या उत्तर होगा? कमेंट में बताओ, ए या डी। तो देखो, अपक्षय, अपक्षय का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का टूटना। जैसे मान लो कोई चीज़ पड़ी है, पड़ी वो जैसे टूटती है, नष्ट होती है, गिरती है, उसके कण वगैरह टूटते हैं, वो तो है अपक्षय। अपरदन में क्या होता है? मूवमेंट होता है। जैसे मान लो पानी आया था जिसे इसके ऊपर से निकला, तो वो साथ में इसको तोड़ के ले गया, लुढ़का के ले गया, कुछ हिस्सा तोड़ दिया, काट दिया इसको, वो अपरदन होता है। जैसे मिट्टी आदि का होता है ना, नदियों के द्वारा। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से फिर अनाच्छादन कहते हैं। इसमें मूवमेंट वाला, अपने आप होने वाला सब आ जाते हैं। यू आकार की घाटी निर्मित होती है। देखो, जैसे ये पहाड़ी है और ये पहाड़ी है और बीच में से नदी आ रही है, ठीक है। तो अब ये जो आपने देखा कि यू और वी दो आकार की घाटियाँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पहाड़ी पे ये वी आकार की घाटी बन रही है। किससे? नदी के बहने से। तो वी आकार की तो बनती है नदियों के द्वारा। यू आकार की जो घाटी है, जिसमें कि इस प्रकार से बनेगी यू आकार की, वो बनती है हिमानी के द्वारा। हिमानी का मतलब जो बर्फ़ की जो नदी बहती है, बर्फ़ की जो पहाड़ियाँ हैं उनके आगे से, बर्फ़ की पहाड़ियों से निकलती है। बर्फ़ की पहाड़ियाँ जो है ग्लेशियर वो पिघलते हैं ना, तब। ये यस गुरु एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है। यहाँ पर बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट है। रीट के लिए बहुत अच्छा शानदार मैटर है जो सिर्फ 95 में अवेलेबल है, जिसमें आपको ओल्ड पेपर कंप्लीट सामाजिक के, हिंदी के, मनोविज्ञान के, संस्कृत के टॉपिक वाइज सेट किए हुए, जैसे ये अभी हम देख रहे हैं वैसे। तो ये PDF कंप्लीट। फिर शिक्षण विधियाँ, NCERT नोट्स यूनिट 1 से 7, 135 पेज है उसमें, बाद में मैप है, तो 160-70 पेज का मैटर है। ये NCERT के नोट्स है। RBC क्वेश्चन, NCERT के 350 क्वेश्चन, साइंस मैथ के ओल्ड पेपर, राजस्थान अध्ययन की किताबों से 500 क्वेश्चन, प्लस 20 मॉक टेस्ट एंड मोर। तो यहाँ पे टच करना आपको PDF को, या फिर प्ले स्टोर से यस गुरु पे जाके आपको करना है, तो आप इसका भी लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी।